कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। ये 6 का चैप्टर 16 है। ये सीरियली आप पढ़ते जा रहे हो, कई सारे एडवांस चीज़ें आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 से लेकर 15 के बीच में। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसे कहा जाता है जनरेटर। इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दोगे तो, जावास्क्रिप्ट नहीं फ्रंट एंड का कोई भी इंटरव्यू दोगे ना तो वहाँ क्वेश्चन होगा ही जनरेटर के बारे में। जनरेटर बड़ा ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ES6 का। एक ऐसा फंक्शन जिसको आप पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, वैसे फंक्शन को कहा जाता है जनरेटर। उपयोग कैसे करना है आप एग्जाम्पल के थ्रू इस वीडियो में समझोगे। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। फ्रंट एंड के फील्ड में आगे बढ़ना है तो वेब इंस्टीट्यूट का React.js कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेते हो। Next.js के साथ SEO फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन बनाना, साथ ही साथ AWS क्लाउड के साथ वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन कैसे बिल्ड करना है, Node.js को कैसे यूज़ करना है React के अंदर API बिल्ड करने के लिए, MongoDB डेटाबेस क्लाउड और लोकल कैसे यूज़ करना है, सबकी ट्रेनिंग है इसमें। 100 से भी ज़्यादा वीडियोज है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रॉपर ट्रेनिंग A to Z आपको मिलेगा इसमें। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि जनरेटर क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसको आप पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल समझिए। आप फंक्शन कैसे बनाते हो नॉर्मली ES6 से हट के, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना होता है तो मान लीजिए फंक्शन को कोई नाम देना है आपको, जैसे कि मैंने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया जनरेटर इस तरीके से, तो आप ऐसे बनाओगे। जो जनरेटर फंक्शन होता है ना उसके अंदर हम yield कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। yield कीवर्ड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब फंक्शन के डेफिनेशन में आपने स्टार लगाया हो, तो इसको स्टार फंक्शन भी पढ़ते हैं या जनरेटर फंक्शन। ये पहचान ही है आपके जनरेटर फंक्शन का। कोई भी जनरेटर फंक्शन स्टार के साथ ही बनेगा। स्टार आप दोगे तो इसके अंदर yield का कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे। yield की वजह से ही आप इस फंक्शन को पॉज कर पाते हो और रिज्यूम कर पाते हो। पॉज करने का मतलब है कि जब मन किया फंक्शन का एग्जीक्यूशन आप रोक दो, जब मन किया वापस स्टार्ट कर दो। तो ऑर्डिनरी फंक्शन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्डिनरी फंक्शन जो आप बनाओगे उसको तो आप एक बार क्लिक करोगे अपने आप वो सारा कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। जिस समय जिस वक्त आप चाहोगे फंक्शन के जिस एग्जीक्यूशन को रोकना, पॉज करके आप रोक सकते हो। जनरेटर फंक्शन जब भी बनाना होगा तो उसमें दो चीज़ कंपलसरी होगा। फंक्शन के डेफिनेशन में स्टार लगा होगा, यानी कि स्टार फंक्शन बनेगा, और साथ ही साथ जनरेटर के अंदर जहां भी कोड आपको पॉज करना होगा या रिज्यूम करना होगा वहां पे yield कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। yield के बाद जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो रिटर्न हो जाएगा जहां भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे वहां। तो मैंने 1 पास किया, मतलब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ऐसे भी तो रिटर्न किया जा सकता है रिटर्न लिखकर, लेकिन फिर आप उसे पॉज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो yield से रिटर्न करने का एक ही फ़ायदा है कि आप उसे पॉज कर पाओगे, रिज्यूम कर पाओगे। तो मैंने 1 रिटर्न किया, फिर 2 रिटर्न करता हूँ, 3 रिटर्न करता हूँ, 4 रिटर्न करता हूँ, 5 रिटर्न करता हूँ। अब ये वैल्यूज़ मिलेगा कैसे, समझिए। फंक्शन का डेफिनेशन है, पहले इसे कॉल करना होगा तो कांस्टेंट प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे मैंने जेन के नाम से कांस्टेंट प्रिपेयर किया, इसमें आप इस फंक्शन को कॉल करके ऐसे रख लो। ऑर्डिनरी फंक्शन में क्या होता, आप कॉल करते आपको रिजल्ट मिल जाता, लेकिन जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जनरेटर फंक्शन का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन को आपको कॉल करना होगा। एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट की सहायता से और इसको मैंने इसमें रख दिया। console.log का इस्तेमाल कीजिए और पास कर दीजिए डेटा। इंस्पेक्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मिला, इसके वैल्यू प्रॉपर्टी में आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। और डन प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका मतलब फंक्शन के पास अभी और भी डेटा है जिसको वो रिटर्न करेगा। अब जैसे है ना 1 के बाद अभी और भी डेटा है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसलिए यहाँ पे डन का वैल्यू आपको फॉल्स मिला। तो आप ध्यान दो, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आपको मिला, मतलब कि पहला वैल्यू ही आपको मिला। जितना yield होगा उतना बार आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना होगा। जैसे अगला वैल्यू चाहिए तो आपको फिर से अगले जगह पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना होगा, फिर अगला वैल्यू चाहिए फिर से नेक्स्ट कॉल करना होगा, फिर अगला वैल्यू चाहिए फिर से नेक्स्ट कॉल करना होगा। इमेजिन कीजिए इसने जो वैल्यू प्रॉपर्टी दिया उसको रीड करना है तो सीधे यहाँ वैल्यू पास कीजिए, अब डायरेक्ट आपको 1 मिल जाएगा। इसको अलग अलग वेरिएबल्स में नहीं रखेंगे, नहीं तो वेरिएबल का नाम सोचने में परेशानी होगी। console.log में इसे पास कर दीजिए, मल्टीपल टाइम्स कॉल कीजिए। पहली बार जब आप कॉल करोगे तो ये मिलेगा, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये। तो सोचने वाली बात है
कि अगर हम एक बार नेक्स्ट कॉल करके अगली बार कॉल नहीं करते हैं तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑर्डिनरी फंक्शन में ऐसी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती। एक बार फंक्शन आप कॉल करते ना सारा कोड एग्जीक्यूट कर जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें प्रत्येक यील्ड के लिए अलग अलग नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। ये देखिए आ गया। डेटा खत्म हो जाने के बाद फिर से मैंने एक बार और कॉल कर दिया, रन कीजिए। क्या आया? अनडिफाइंड। मैंने अभी आपको बताया था डन, तो जरा डन को प्रिंट करके देखिए, रन कीजिए। क्या आया? ट्रू। कहने का मतलब है कि डन प्रॉपर्टी में तब तक फॉल्स रहेगा जब तक इसमें डेटा होगा, जनरेटर के पास जब तक डेटा होगा। जैसे ही जनरेटर के पास डेटा खत्म होगा डन प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। मैं आपको इस चीज़ को डायनेमिकली रेंडर करके दिखाता हूँ। आप सेट इंटरवल का इस्तेमाल करो। सेट इंटरवल होता है ना, एक समय के बाद कोड को रिपीट करता है वो। मैंने टाइम पास कर दिया 1000 मिलीसेकेंड, यानी कि इस फंक्शन के अंदर लिखा गया कोड प्रति 1000 मिलीसेकेंड पे एग्जीक्यूट करेगा। जेन के अंदर से नेक्स्ट फंक्शन कॉल कीजिए। अब इसके अंदर से डॉट वैल्यू आप राइट करते हो तो वैल्यू मिलता है, डॉट डन आप राइट करते हो तो आपको डन का वैल्यू मिलता है। ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है तो हम रीस्ट्रक्चर कर लेंगे वैल्यू को और डन को ऐसे, तो ये जो ऑब्जेक्ट देगा उसके अंदर जो वैल्यू प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा, और उसके अंदर जो डन नाम का प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा। अब आप कंसोल करो वैल्यू को। क्या होगा कंसोल करने पे? बार बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है आपका प्रति 1 सेकेंड पे। तो पहले तो आपने स्टैटिक लिखा था इसलिए आपको 5 बार ये कॉल करना पड़ा था, लेकिन अब आप डायनेमिकली कर रहे हो। प्रत्येक 1 सेकेंड पे वापस ये कॉल हुआ, जिसकी वजह से एक एक करके सारा वैल्यू आपको मिल जाएगा। रन कीजिए। यहाँ देखिएगा कंसोल में 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए अनडिफाइंड आना शुरू हो गया, क्योंकि जो सेट इंटरवल है वो आपका रुक ही नहीं रहा है। तो कंडीशनली इस चीज़ को आप प्रिंट करोगे ना, आप इस तरीके से चेक करो कि क्या डन का वैल्यू फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तभी तक ये प्रिंट होगा। अभी बताया था ना मैंने, ट्रू कब आता है? जब डेटा खत्म हो जाता है जनरेटर के अंदर। तो अब देखिए, अब जो अनडिफाइंड वाली प्रॉब्लम है ना वो चली जाएंगी। डेटा खत्म हो जाने के बाद प्रिंट होना बंद हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो रोकना होगा सेट इंटरवल का। तो क्लियर इंटरवल से आप रोक सकते हो, पता होगा आपको। रिलीज के नाम से एक वेरिएबल बनाइए, एल्स का इस्तेमाल कीजिए। एल्स का मतलब क्या है? डन में ट्रू आ गया। तो अगर डन में ट्रू आ गया तो उस केस में क्लियर इंटरवल फंक्शन में रिलीज को पास कर दीजिएगा। तो सेट इंटरवल के लिए जो मेमोरी कंजप्शन हुआ होगा वो रिलीज हो जाएगा। सेट इंटरवल इसके बाद काम करना बंद कर देगा, ठीक है। रन कीजिए। तो पहले भले ही कंसोल नहीं आ रहा था लेकिन सेट इंटरवल एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको रिलीज कर दिया जैसे ही डन में ट्रू आया। क्योंकि यहाँ देखिए आप क्या चेक करो, डन में फॉल्स है तो ये कोड चले, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? क्या डन में ट्रू है तो ट्रू होने पे तो ये कोड चलेगा एल्स वाला। इसको यूआई में थोड़ा सा उपयोग करना सीखिए। माई नेम इज़ सौरभ, इसके सारे लेटर को अलग अलग कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एम, मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, एम के बाद वाई, फिर इसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ एन ए एम ई, उसके बाद इज लिखना है ना तो मैंने स्पेस दे दिया, इज में आई लिखा मैंने एस, फिर मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ राइट करता हूँ ए यू आर ए वी। सारे अल्फ़ाबेट्स को और स्पेस को मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग रिटर्न किया यील्ड की सहायता से। अब ऐसा कीजिए H1 के ठीक नीचे फिर से एक H1 शुरू कीजिए, इसमें आईडी वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए रिजल्ट। ओके, अब यहाँ ऊपर में कहीं पे भी आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने एक कांस्टेंट प्रिपेयर किया रिजल्ट के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे रिजल्ट के लिए इनर HTML को एक्सेस कीजिए, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू पास कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम एस राइट होगा इसमें, फिर अगली बार जो ए आएगा ना तो एस रह जाना चाहिए, उसके बाद उसमें ए अपेंड हो जाना चाहिए, इसलिए हमने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। ठीक है, टेस्टिंग कीजिए, पेज को रिलोड कीजिएगा। ये देखिए, इसको फास्ट कर सकते हैं, काफ़ी स्लो आ रहा है ये, इसको 100 मिलीसेकंड थोड़ा कर दीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, ये देखिए परफेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और wapinstitute.com पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।